नमस्ते। अवसाद और हताशा का सामना कैसे करें? मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीके पॉइंट स्टडी में। तो आज हमारे चर्चा का विषय है एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, ऐसा मुद्दा जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं इसकी। हताशा का मुख्य कारण, जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या है? डर। कैसे डर है जरा समझते हैं हम। किस प्रकार का डर? शिक्षा में असफलता का डर। कोटा में हर साल कुछ बच्चे नीट में या JEE में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस कारण से आत्मघाती कदम उठाते हैं। पूरे देश में जब भी 10th के 12th के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो बहुत सारे बच्चे शिक्षा में असफलता के कारण बहुत सारे ऐसे कदम उठाते हैं जो उनकी हताशा को दर्शाते हैं। दूसरा डर है प्रिय परिजनों की मौत का डर। कई लोगों को डर सताता रहता है कि अगर मेरी वाइफ का निधन हो गया, मेरा किसी प्रिय परिजन का निधन हो गया, मेरे पति अगर चला गया तो मेरा जीवन किस प्रकार से कटेगा, या कोई चला ही गया, चले जाने के बाद जो एक अभाव खाली बना जाता है उसका डर जो है सताता है। पद और प्रतिष्ठा खोने का डर। कई लोग अपनी इज्जत की या प्रतिष्ठा के लिए भी डरते हैं कि अगर मेरी इज्जत चली गई, मेरी प्रतिष्ठा चली गई तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, या मेरा पद है जो मैं जनरल मैनेजर हूँ या मैनेजर हूँ, या जो पद मैंने अपनी मेहनत के दम पे हासिल किया है, कहीं ये पद ना चला जाए। नेताओं को विधायक का पद, मंत्री का पद खोने का डर लगातार सताता रहता है। रोजगार खोने का। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉय जो शिखर पर भी हैं, शीर्ष पर भी हैं, जब भी कंपनी में छटनी का माहौल बनता है उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि कहीं उनका रोजगार तो नहीं छिन जाएगा। अगर रोजगार छिन गया तो परिवार का गुजारा किस प्रकार से होगा, खर्चे कैसे चलेंगे, बीवी बच्चों के पूरे जो मैं लालन पालन कर रहा हूँ, पालन पोषण कर रहा हूँ, वो किस तरह से मैनेज हो पाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा डर है जिसके कारण बहुत सारे लोग तनाव में रहते हैं। अगला है प्रेम संबंधों में असफलता का डर। बहुत सारे यंग जो लड़के लड़कियां हैं वो प्रेम संबंधों में फेलवर के कारण भी उनके अंदर डर रहता है कि अगर उन्होंने अपने प्रेमी या प्रेमिका को खो दिया तो उनका जीवन किस प्रकार का होगा, कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए रहना। तो इस तरह के काफ़ी सारे डर रहते हैं। अवसाद के कुछ और कारणों की बात करें, अकेलापन। काफ़ी सारे लोग किन्हीं कारणों से तनाव हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, और अकेलापन कई बार उनके अवसाद का एक कारण बनता है। पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस इतनी ज़्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंचाती हैं कि उन समस्याओं को झेल पाना आसान नहीं होता है रोगी के लिए, पीड़ित के लिए, और उसके मन में अवसाद घर करने लग जाता है। वृद्धावस्था में जीवन साथी को खो देना, ये सबसे बड़ा अवसाद का कारण होता है। वृद्धावस्था में सबसे बड़ा जो मित्र है, जो साथी है, जो सहयोगी है, जो कंपेनियन है, वो होता है जीवन साथी। अगर जीवन साथी को खो दिया किसी ने वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, तो ये अवसाद का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अचानक वित्तीय नुकसान, सडन कोई फाइनेंशियल लॉस आ जाए। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुए। फिल्म इंडस्ट्री में या दूसरे इंडस्ट्री में भी हताशा के कारण कुछ ऐसी घटनाएं आपने देखी कि शिखर पे चमकने वाले सितारों ने ऐसे कदम उठाए जिसकी कोई आशा भी नहीं कर सकता था। किसी और के द्वारा आपका अपमान, कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि आपका अपमान हो जाता है सामाजिक स्तर पे, तो वो भी आपके अवसर का कारण बनता है। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, आपको लगता रहता है कि मेरा ये अपमान हुआ है, कंपनी में हुआ है या समाज में, सोसाइटी में हुआ है, मैं इस अपमान से कैसे उभरूँ, या मैं उस व्यक्ति से कैसा बदला लूँ। किसी अजीज़ के द्वारा आपके साथ धोखा, आपका पुत्र, आपकी बेटी, आपका भाई, आपका दोस्त, आपकी पत्नी या आपका कोई रिश्तेदार, ये कई बार आप जो इतना विश्वास करते हैं उस विश्वास पे खरे नहीं उतरते, और आपको अचानक से ऐसी घटना घट जाती है जिसकी आपने कभी आशा नहीं की होती है, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगता है। तो किसी अजीज़ के द्वारा धोखा देना ये भी अवसाद का बहुत बड़ा कारण है। और है सडन एक्सीडेंट, आकस्मिक दुर्घटनाएं। किसी के घर में आग लग गई तो उसकी दुकान जल के खाक हो गई, या उसके कुछ परिजन चले गए, या बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं जीवन में। तो आकस्मिक दुर्घटनाएं भी जो है अवसाद के कुछ कारणों में से एक हैं। अब WHO की रिपोर्ट हम देखें, विश्व स्तर पर 2015 में अवसादग्रस्त लोगों की कुल संख्या 300 मिलियन से अधिक होने का अनुमान था। 300 मिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो दुनिया की लगभग 4.5% आबादी के बराबर है। डिप्रेशन को वैश्विक विकलांगता के लिए सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में स्थान दिया गया है। सबसे बड़े जो डिसेबिलिटी है पूरे विश्व में, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो डिप्रेशन है। सबसे खराब स्थिति में अवसाद से आत्महत्या हो सकती है। आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले बॉलीवुड में भी एक बहुत ही शिखर अभिनेता ने आत्महत्या की है, और भी इस तरह की घटनाएं साउथ इंडस्ट्री में हुई हैं और इंडस्ट्री में भी हुई हैं। हर साल आप देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8 लाख से अधिक
लोग आत्महत्या के कारण मर जाते हैं। 8 लाख बहुत बड़ा कारण है। आत्महत्या 15 से 29 वर्षीय युवाओं में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 15-16 से पता चला है कि लगभग 15% भारतीय वयस्कों को एक या अधिक मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उनके परिवार वाले हस्तक्षेप करें या डॉक्टर हस्तक्षेप करें। और 20 में से एक भारतीय अवसाद से ग्रस्त है, मतलब 5%। ये आंकड़ा विश्व के उस एवरेज से ज़्यादा है। ऐसा अनुमान है कि 2012 में भारत में 2,58,000 आत्महत्याएं हुई, जिनमें 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग के सबसे अधिक प्रभावित हुए। मतलब जो वर्किंग आपका फोर्स है उसमें से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन के केस हैं वो रसिया में है, और दूसरा नंबर जो है वो भारत का है। भारत में आत्महत्या के मुख्य कारण, ये डेटा हमने विकिपीडिया से लिया है, तो आप देखिए इसमें अलग अलग कारण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है पारिवारिक समस्या। 28,602 जो आत्महत्या हुई 2014 के ये आंकड़े हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो कारण थे वो थी वो फैमिली प्रॉब्लम्स। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था आपका बीमारी, और तीसरा था विवाह संबंधी मुद्दे, यानी मैरिज, जो दाम्पत्यों के बीच में जो झगड़ा होता है, दो दंपत्ति के बीच में जो झगड़े होते हैं वो कारण थी। और आप कुछ बड़े कारणों को देख सकते हैं, प्रेम संबंध है, वहाँ पे आपके नशीली दवाओं का दुरुपयोग है, संपत्ति विवाद, व्यवसाय, करियर समस्या, ये जो प्रमुख समस्याएं थी उन्हीं को हमने स्थान दिया है इसमें। तो सबसे बड़े कारणों पे ही सबसे ज़्यादा आघात करने की आवश्यकता है यहाँ पर। अवसाद का सामना कैसे करें, अब आ गया है कि हम समझें कि हम अवसाद से कैसे निपट सकते हैं। अपने सामाजिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए समय दें। अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आपको समय निकालना होगा। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इतने ना खोए रहें कि अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आपके पास समय ना हो। तो सामाजिक जीवन भी एक आपके संपूर्ण जीवन का महत्वपूर्ण पहिया है, उस पर आपको समय देना होगा, मिलना होगा। और ये जब भी आप सामाजिक संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करते हैं तो ये आपको रिफ्रेश कर देता है। कंप्यूटर भी कई बार हैंग होने लगता है, तो आप राइट क्लिक करते हैं उसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो सामाजिक संबंध आपके जो है जीवन में मधुरता को रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा, पैसे से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को महत्व देना। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि दुकान पे 9-9, 10-10 बजे तक बैठे रहते हैं और स्वास्थ्य की पूरी अनदेखी कर देते हैं। कुछ लोग ऑफिस में भी बैठे रहते हैं, 9-9, 10 बजे से काम करते रहते हैं। तो आपको स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपने देखा फैमिली प्रॉब्लम्स और बीमारी पिछली स्लाइड में, ये सबसे बड़े कारण है। अगर आपको स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अपने कार्यालय या कार्यस्थल को समय पर छोड़ देना। 5 बजे आपके ऑफिस का टाइम खत्म होता है तो 5 बजे आप ऑफिस छोड़ दीजिए। आपकी दुकान को अनावश्यक रूप से आप शाम तक खींच के मत बैठिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे। फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। तो बेहतर है कि आप अपने कार्यस्थल को, ऑफिस को एकदम सही समय पर छोड़ दें। नियमित रूप से अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करें। अगर आप माता पिता से दूर रहते हैं तो उनसे बात करें। अगर उनके साथ रह सकते हैं आपके शहर में तो उनके साथ रहें, और हर तिमाही में उनके साथ समय बिताएं। कोशिश करें कि कम से कम हर 3 महीने में उनके साथ जाकर के आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रहें। और जब भी छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तब 10-15 दिन माता पिता के साथ बिताएं। माता पिता तनाव कम करने वाले सबसे बड़े थेरेपिस्ट हैं। उनके स्नेह में, उनके साथ जब आप समय बिताएंगे तो आपके बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनके अनुभव से सुलझ जाएंगे, आप उनसे गाइडेंस ले पाएंगे। तो माता पिता के साथ रहने से, पेरेंट्स के साथ रहने से अवसाद का सामना काफ़ी अच्छी तरह से किया जा सकता है। ऋण की ईएमआई आपकी मासिक आय के 25% अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड में का बिल बहुत बड़ा लेते हैं, या अपनी अगर 1 लाख सैलरी है तो 60,000 या 80,000 तक की ईएमआई बांध लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो 25% से ज़्यादा आपकी ईएमआई नहीं जानी चाहिए। दूसरा है, आपकी आय का कम से कम 25% बचत में भी आना चाहिए। सेविंग बड़ी महत्वपूर्ण है। कोरोना ने ये सबको सिखा दिया कि जो आदमी बचत नहीं करेगा, सेविंग नहीं करेगा, उसके जीवन में अगर अचानक से कोई परिस्थिति निर्मित हो गई, जैसे ये वैश्विक महामारी हुई, तो उसका सामना नहीं कर पाएगा। तो कम से कम 25% बचत करें। तो बचा हुआ 50% से आपको खर्चे चलाने हैं। हर महीने अपने बचपन के दोस्तों से मिलना चाहिए। आप जिस भी शहर में रहते होंगे, आपके स्कूल के या कॉलेज के मित्र उस शहर में होंगे, तो आपको खुद इनिशिएटिव लेना है। उनसे मिलने जाइए, कभी उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ डिनर कीजिए, उनकी फैमिली से मिलिए, उनके साथ किसी मंदिर घूमने चले जाइए, कभी फिल्म देखने चले जाइए, या कभी किसी टूरिस्ट स्पॉट पर चले जाइए। तो अपने दोस्त जो होते हैं वो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देते। ये आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, अटखेलियाँ करते हैं। तो इनके साथ आप पूरी तरह तरोताज़ा हो जाते हैं। तो दोस्तों के लिए समय जरूर निकालिए।
क्लास वाले दोस्तों के लिए बात हो रही है, गिलास वाले नहीं। ये उतने क्लास में जो आपके साथ पढ़े हुए हैं, दूसरे जिसके आप गिलास टकराते हैं, तो क्लास वाले दोस्तों से आपको जरूर मिलना है हर महीने। बहुत सारे क्लब होते हैं आपके शहर में, उन क्लब के आप सदस्य बने। रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसे उदाहरण दिया हमने, जैसे सामाजिक संगठनों के सदस्य बने। बहुत सारे संगठन जो है पर्यावरण के लिए काम करते हैं। साइकिलिंग क्लब है, कोई हॉबी क्लब है, रनिंग क्लब है, आप क्लब का हिस्सा बने। जब आप समाज में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, आपकी स्वीकार्यता ज़्यादा होती है, तो आपके तनाव का स्तर कम होता है। तो जितने भी सामाजिक कोई ना कोई क्लब है, मंदिर से जुड़ा हुआ क्लब है, मस्जिद से जुड़ा हुआ क्लब है, या जो निर्धन कन्या उनकी शादी करने वाला क्लब है, असहायों की मदद करने वाला क्लब है, तो किसी न किसी क्लब का आप हिस्सा जरूर बनिए। जंगल, पहाड़, जानवरों, नदियों के माध्यम से प्रकृति से जुड़े रहें। ये आप पाएंगे जितना प्रकृति से जुड़ेंगे आपके डिप्रेशन का लेवल उतना कम होगा। तो कई जंगल, पेड़ के पास जाइए, उसे निहारिए। ऐसा नहीं कि आपने एसी चला दिया, लैपटॉप के सामने आप बैठे हुए हैं। प्राकृतिक चीज़ों से जुड़िए, पहाड़ पर कभी जाइए, जानवरों से, कुत्तों से, गायों से, जो भी जानवर हैं उनसे आप कनेक्ट होइए, उनसे प्यार कीजिए, वो आपको प्यार ही देंगे। नदियों के माध्यम से प्रकृति से जुड़ें। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्रकृति से ज़्यादा बेहतर स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस रिलीव करने वाला कोई दूसरा कारक है नहीं। माता पिता भी प्राकृतिक हैं, जो प्राकृतिक लोग हैं वो आपकी स्ट्रेस रिलीव करेंगे। इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे प्रकृति है, वो आपकी स्ट्रेस रिलीव करेंगे। अगला है, अगर आपका कोई गांव है तो अपने गांव में कुछ समय जरूर बिताएं, गांव जरूर जाएं, क्योंकि गांव में बड़ा सुकून होता है। शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी से गांव की शांत स्थिर जिंदगी आपके मन को एकदम तरोताज़ा कर देगी, आपके मन को एक आराम देगी, रिलैक्स देगी, सुकून देगी। विशेष रूप से बागवानी और कृषि जैसी गतिविधियों में समय जरूर बिताएं। पौधे लगाएं, आम का पौधा लगाएं, जामुन का पौधा लगाएं। जब वो पौधा बड़ा होता है ना, तो बड़े होते हुए पौधे को देख करके मन को बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होती है। आप अपने बगीचे में कोई पौधा लगा दें, आपके घर में कोई लॉन है उसमें लगा दें, आपके यहाँ गमला है, गमले में लगा दें, तो आप देखना कि पौधा जो आपके द्वारा लगाए वो पौधा बढ़ता है ना, उसमें हर रोज़ खिलने वाले पत्ते आपको बड़ा आनंद देंगे। तो ये बड़ा अच्छा काम है आपकी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। बच्चों के साथ बच्चे बनकर ही मस्ती करें, वो तनाव दूर करने वाले सच्चे फरिश्ते हैं। जो बच्चे होते हैं ना परिवार में, वो फरिश्ते होते हैं, देवता का, ईश्वर का रूप होते हैं। बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाइए, उनके साथ कभी लूडो खेलिए, कभी सांप सीढ़ी खेलिए, यूं ही हंसिए, एक दूसरे से तकिया से एक दूसरे को मारिए, मस्ती कीजिए, उनके साथ भाग दौड़ कीजिए, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। बच्चों के अंदर जो मासूमियत है, जो उनका साफ हृदय है, निश्चल हृदय है, वो हर आनंद को, हर क्षण का आनंद कैसे उठाते हैं, इस चीज़ को अगर आप महसूस कर पाएंगे, बच्चों से जुड़ पाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि आपका बहुत सारा तनाव कम हो जाएगा। तो अपने बच्चों के साथ खेलिए, अपने बच्चों से जुड़िए, आप अपने बच्चों से बात कीजिए, इंडोर गेम खेलिए, आउटडोर गेम खेलिए। जब आप अपने बच्चों से कनेक्ट होंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। कई ऐसे पेरेंट्स रहते हैं, कई ऐसे पिता रहते हैं कि रात के 10 बजे आते हैं, उनके बच्चे सो चुके होते हैं, खाना खाते हैं, वो सो जाते हैं। सोए बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तब तक वो सोए रहते हैं, तो बच्चों से उनकी बातचीत नहीं हो पाती है। तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए, पूरी मस्ती कीजिए, बड़ा आनंद आएगा आपको इसमें। कुछ लोग रोजगार के सिलसिले में अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। हस्बैंड जयपुर में काम कर रहे हैं, वाइफ जो है वो भोपाल में काम कर रही हैं, तो आप कोशिश कीजिए, अगर मुमकिन है तो जीवन साथी से दूसरे शहर में जॉब ना करें। अगर आपका प्राइवेट जॉब है, दूसरे आपके पार्टनर का गवर्नमेंट जॉब है, तो प्राइवेट जॉब वाला जो है गवर्नमेंट जॉब वाले के पास ही रहे, वहाँ कोई कम सैलरी वाला जॉब भी कर ले तो चल जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप हस्बैंड वाइफ एक साथ रहें। जब आप शाम को आते हैं तो अपनी की ऑफिस की समस्याओं को एक दूसरे के साथ जब डिस्कस करते हैं तो आपकी बहुत सारी स्ट्रेस रिलीव हो जाती है, अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। आपके जीवन साथी से बेहतर मित्र कोई दूसरा आपका हो नहीं सकता है। तो जीवन साथी को अपना मित्र आप बना लीजिए। उससे अगर आप दूर शहर में भी रहते हैं तो उससे रोज़ बात कीजिए, पर डे आप अपने जीवन साथी से बात कीजिए। दान धर्म अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य करें। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जब आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, जब आप किसी बीमार की आर्थिक मदद करते हैं, जब आप किसी को ब्लड देते हैं, तो आपके मन में जो आनंद, जो परमानंद, जो सुख की अनुभूति होती है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जॉब में है तो नई स्किल अवश्य सीखते रहें, ये ध्यान रखना है। जॉब वाले लोगों में फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कारण है कि वो अपनी योग्यता नहीं बढ़ाते हैं, नई स्किल नहीं सीखते हैं। तो आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ नया सीखते रहें जो आपका मित्र नहीं सीख रहा है। नया सॉफ्टवेयर सीख लें, नया टूल सीख लें, नया मैथमेटिकल एनालिसिस सीख लें, नई ट्रेनिंग कर लें, 6 सिग्मा सीख लें, टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट सीख लें, या टोटल प्रोडक्ट मेंटेनेंस सीख लें, नई ट्रेनिंग कर लें, नए वर्कशॉप को अटेंड कर लें, कुछ नई स्किल सीखते रहें। व्यापार करते हैं तो व्यापार को अपग्रेड करते रहें। अगर आपकी 10 साल पहले जैसी दुकान थी आज भी वैसी है, तो आप मान लीजिए कि आपके अंदर अवसाद घर करने वाला है। अपनी दुकान को अपग्रेड करें, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना सीखें, उसकी वेबसाइट बना लें, उसका ऐप बना लें, नए ग्राहकों से जुड़ें,
अमेजॉन फ्लिपकार्ट्स पे एफिलिएट कर लें, तो होगा क्या, जब आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करते रहेंगे तो ये नयापन जो है जीवन को बड़ा आनंद देगा। बुरा वक्त कभी भी स्थायी नहीं होता, इसलिए धीरे से काम लें। कभी जिंदगी में बुरा वक्त आ जाता है तो आपको सरेंडर नहीं कर देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, ना दिन स्थायी है, ना रात स्थायी है, ना आपकी बात स्थायी है, ना आप स्थायी हैं। तो बुरा वक्त कहाँ से स्थायी होगा? कभी दिन आता है, कभी रात होती है, कभी बरसात होती है। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है बदलाव। तो आपका बुरा वक्त भी एक दिन चला जाएगा। जब भी खराब वक्त आया है, आड़े वक्त में हमेशा धीरज से काम लें, संयम से काम लें। धीरे 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 परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। खुदा पे, ईश्वर पे भरोसा रखें, खुद के पुरुषार्थ पे भी भरोसा रखें। आखिरी बात, इस दुनिया में जो भी होता है हो जाने दो, लेकिन खुशी का मौका अपने हाथों से ना जाने दो। अपने बच्चों का बर्थडे, अपनी बीवी का बर्थडे, अपने माता पिता का बर्थडे, माता पिता की वेडिंग एनिवर्सरी, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी, जो भी खुशी का पल है, बच्चे का अच्छा रिजल्ट, इन मौक़ों को सेलिब्रेट कीजिए। इंतजार मत कीजिए, मत सोचिए कि 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे, 4000 रुपये खर्च हो जाएंगे। क्योंकि जब आप जीवन में आगे निकल जाएंगे तो आप पाएंगे ये छोटे छोटे क्षण जो है जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षण थे, और यही आपकी यादें होंगी। तो इसलिए ज़िंदगी में जो भी एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, उसको बिल्कुल मत चूकिए, क्योंकि पता नहीं है कल का दिन क्या कैसा होने वाला हो। अच्छा समय आने वाला हो। भगवान राम को दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उन्हें वनवास में जाना पड़ा। इसलिए वर्तमान क्षण का पूरा आनंद उठाइए, यही जीवन का सबसे बड़ा फलसफा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक and share this video and also subscribe my video. Jai Hind, Jai Bharat.